हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग प्रश्नावली 2 में प्रश्न क्रमांक 4 तक सवालों को हल कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 5। आप देख पा रहे होंगे पहले से हल किया हुआ है। अब क्या था कि अभी जस्ट मैं वीडियो लोड कर रहा था, माइक का प्रॉब्लम था, पता नहीं क्यों इसमें आवाज़ नहीं आ पा रहा था। अभी तो सेट कर दिया हूँ, ठीक है। कुछ सेटिंग्स होते हैं माइक लगाने के बाद, तो वही नहीं हो पाया था, है ना, थोड़ा बिगड़ गया था। चलिए देखते हैं कैसे कैसे मैं इसको सॉल्व किया हूँ, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो प्रश्न को पढ़ देता हूँ। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय 5 लाख लिखा है, 5,25,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 8,000 रुपये प्रति माह जमा करता है, ठीक है, तथा 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम देता है। यदि वह 2 लाख रुपये तक कोई का आयकर नहीं देता तथा 2 लाख रुपये से अधिक आय पर 10% दर से आयकर देता हो तथा आयकर में छूट सभी बचत पत्रों का 100%, अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये हो, तो राजेश के द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। ये सारी चीज़ें आपके बुक में दी गई हैं, आप उसको देख के समझेंगे और क्या क्या चीज़ें लिखेंगे मैं जैसा यहाँ पे लिखा हूँ। पहले तो कुल वार्षिक आय, ऊपर में देखिए कुल वार्षिक आय दिया है, उस वार्षिक आय को लिख देंगे वर्ष में कितना कमाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मासिक में दिया रहता है, महीने में, तो आपको 12 से गुणा करके वर्ष में बनाना है। तो वार्षिक फिलहाल दिया हुआ है, जिसको हमने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जैसा कि पहले था कि कर में छूट योग कुल राशि, कर में छूट योग कुल राशि किस किस राशियों पर टैक्स फ्री होगा, उस राशि को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो कौन कौन सी राशि है, एक तो उधर दिख रही है, सामान्य भविष्य निधि में 8,000 मासिक जमा करता है, प्रति माह जमा करता है, तो उसको वार्षिक बनाना है। कभी भी मासिक हो तो उसको वार्षिक बना के ही लिखना है, अर्धवार्षिक हो तब भी वार्षिक बनाना है, वर्ष में ही लिखना है उसको, ठीक है। तो सामान्य भविष्य निधि का हम लोग पॉइंट बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8,000 एक महीने में जमा करता है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 गुणा 8,000 हो जाएगा, तो 12 8 96,000 रुपये टोटल आ गया। भारतीय जीवन बीमा, अगला स्टेप वहीं पे लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे 8,000 रुपये अपने भारतीय जीवन बीमा का, 8,000 रुपये भारतीय जीवन बीमा का, तो यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा लिखना है। इसके बाद फिर 8,000 रुपये ये लिखना है अमाउंट, दोनों को जोड़िए और जोड़ने के लिए आप कर में छूटिए कुल राशि लिखेंगे, क्योंकि यही 2 स्टेप है, बाकी तो आगे है नहीं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिख देंगे, तो ए और बी ब्रैकेट में लिख देंगे ए और बी, क्योंकि हम लोग ए और बी स्टेप को ही जोड़ रहे हैं, जो कि कर में छूट योग राशि की कुल राशि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुल राशि पहले नहीं था, पहले तो इसको नहीं लिखना है, कर में छूट योग राशि लिखना है केवल, ठीक है, और डैश कर देना, यहाँ पे डैश कर देना, कर में छूट योग राशि। इसके बाद राशि इतना लिखना, ठीक है। उसके अंतर्गत ये दोनों टॉपिक हैं, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लिखेंगे, कर में छूट योग कुल राशि कितनी है, टोटल कितने राशि पर कितने अमाउंट पर टैक्स फ्री होगा, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 1,04,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये तक, 100% कुल जितने भी छूट मिलनी है उस पूरी छूट पर, ऊपर के अमाउंट में ना जितनी भी छूट है, ये देखिए जैसे वृद्धाश्रम वगैरह हो गया या प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया, उसमें खुद ही अलग अलग दिया रहता है, उसको छोड़ के उसके ऊपर वाला जैसे है, जैसे ये सब स्टेप आते हैं, तो इन पर अधिकतम छूट जो होता है 1 लाख रुपये तक होता है। 1 लाख रुपये से ज़्यादा अगर होगा तो उस पर छूट नहीं मिलेगा, सिर्फ उसमें से 1 लाख लिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 1,04,000 रुपये है, तो इसमें से अलग टॉपिक बना के लिखना है, इसी में से क्या करना है, 1 लाख लेना है, मतलब अधिकतम छूट कितना है, 1 लाख रुपये है, मतलब इसमें से 4,000 को नहीं लेना है, सिर्फ 1 लाख को लेना है, 1 लाख पर ही अधिकतम छूट होगा, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट क्या होगा, कर योग्य आय, मतलब जब 1 लाख पर छूट मिलेगा तो कर योग्य आय है कितना, तो टोटल अमाउंट हमारा ये हो गया, जो कि वार्षिक आय है। इस वार्षिक आय में 1 लाख को घटा दीजिए, बचा कितना, 5 लाख यहाँ है, 5,25,000 है, तो ये 1 लाख घटा देंगे तो कितना जाएगा, 4,25,000 रुपये है, मतलब पहले से दूसरे को घटाना है, पहले का मान वो है, दूसरे का मान टोटल निकल के 1 लाख आया है, दोनों घटाएंगे तो 4,25,000 आएगा, जिस पर आयकर की गणना करनी है, ठीक है।
तो आयकर की गणना अगला स्टेप बनाना है। अगले स्टेप में आयकर की गणना लिखना है। इसके बाद पहला स्टेप आपका इसी में दिया हुआ है कि वह 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देता है। मतलब 2 लाख रुपए तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। मतलब 2 लाख रुपए तक छूट है। जैसे सारणी में दिया रहता था पहले, अभी क्या किया है कि पूरा मिक्स कर दिया है। तो अब उसके जैसा ही समझ के लिखेंगे, ठीक है। तो 2 लाख रुपए तक क्या है, शून्य लिखने हैं। वहाँ लिखा हुआ है, देख लेंगे, कोई आयकर नहीं। इसके बाद 2 लाख रुपए से अधिक आय पर 10%, यानी यहाँ लिखना है 2 लाख 1 रुपये से आगे जो होगा 2 लाख रुपए से अधिक, मतलब 2 लाख 1, 2 लाख 2 और जितनी भी अधिक होगी राशि उस पर 10% यहाँ पर संकेत दे दिया है। तो 2 लाख 1 रुपये से अधिक, यानी यहाँ पे हम लोग 2 लाख लिख लेंगे। 2 लाख रुपए से अधिक राशि पर 10% लगना है। तो अब ये कितना ज़्यादा है 2 लाख से, इसको पता करने के लिए इसमें से 2 लाख को घटा दो आप। ये घटा दो, पता चल जाएगा कितना है, 2,25,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। दोनों को माइनस करने पे 2,25,000 आया, जिसका 10% निकालेंगे तो ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 22,500 रुपये आ रहा है यहाँ पे, 22,500। अब कुल कर निकालना है अपने को पूरा टैक्स निकालना है। तो पहले का मान तो शून्य है, कोई टैक्स ही नहीं लगा पहले पॉइंट का। दूसरे पॉइंट का 22,500 है, यानी कुल कर में आ जाएगा 22,500। आप इसको ऐसे कर लेंगे 1 धन 2, यानी 1 और 2 को जोड़ा गया है तो कितना आया 22,500। अब कुल कर का शिक्षा उपकर निकालना है। शिक्षा उपकर 3% है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है शिक्षा उपकर देय आयकर का 3%, यानी देय आयकर हमारा कुल कर हुआ। कुल कर का शिक्षा उपकर 3% ले लेंगे। तो अब इसी कर का ही 3% निकालना है। मतलब इस कर का कितना हो जाएगा 3%, इसको काट पीट करिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 675 रुपये। ये शिक्षा उपकर है, 675 रुपये क्या है, शिक्षा उपकर है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ इसको भी जोड़ दीजिए तो टोटल ये निकल जाएगा कि वर्ष के अंत में वो शिक्षा उपकर मिला के कितना टोटल भुगतान करेगा। तो भुगतान योग कुल कर कितना हो जाएगा, ये इस 22,500 के साथ 675 को ऐड कर दीजिए तो ये पूरा निकल जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आप सभी का आप सभी का परिवार है ना। आप बाकियों को भी जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को जितना हो जाए उतना शेयर करें ताकि मुझे भी लगे कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा। और अगर समझ में आता है तो लाइक भी किया करें। इतने लोग देखते हैं तो कम से कम लाइक तो बनता है ना, लाइक किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतने काफ़ी।